नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जर्नलिप स्टेनोग्राफी में। दोस्तों, जो आज की डिक्टेशन रहेगी 110 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगी और इसकी PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक दोस्तों, इसको आराम से लिखना है क्योंकि यह मैटर जो है अधीनस्थ बोर्ड एग्ज़ाम है उसके अनुसार लिया गया है और उसके मद्देनज़र रखते हुए ये जो है मैटर बोला गया है। ठीक है दोस्तों, आराम से लिखना है और अच्छे से अभ्यास करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो या चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन आपकी स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। आतंकवाद आज पूरे विश्व की एक समस्या बन चुका है और विश्व के सभी देश आतंकवाद और उग्रवाद की विभीषिका से मुक्ति तो पाना चाहते हैं, मगर अभी तक कोई उचित मार्ग नहीं मिल पाया। अमेरिका जैसे समृद्धशाली देश भी जहां राष्ट्रपति की हत्या संभव हो सकती है, तो शेष विकासशील देशों में यदि आतंक का बोलबाला हो रहा है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं कही जा सकती। जर्मन, जापान, अरब देश, इराक और ईरान, श्रीलंका आदि अनेक देश इसी आतंक के दावानल से पीड़ित हैं। भारत देश में भी आतंक का साया पिछले एक दशक से इतना विकराल रूप धारण कर चुका है कि अब देश का प्रत्येक नागरिक भयभीत सा लगता है कि पता नहीं कब कहां से गोली चले और हंसते खेलते परिवार को लील ले। यह भी अनुमान नहीं लगता कि कब कहां बम विस्फोट हो जाए और अनेक निर्दोष लोग मौत की गोद में सो जाएं। सन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या भी इसी आतंकवाद की श्रेणी में यदि मान ली जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद एक विशेष समुदाय की सामूहिक हत्याएं, आगजनी, लूटमार, यह सभी कुछ तो आतंकवाद की ही देन है। वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या भी देश में बढ़ते आतंकवाद का ही परिणाम है। इस दिशा में हमारे विधान में भी कुछ त्रुटियां हैं कि हमारी दंड प्रक्रिया में लचीलापन है, जिस कारण व्यवस्था और प्रशासन को भी विवशता का मुँह देखना पड़ता है। मुझे याद है कि मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि आज भी कुछ मुस्लिम देशों में चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाते हैं, बलात्कारी पर सरेआम कोड़े बरसाए जाते हैं। इन तथ्यों से यह उक्ति सत्य लगती है कि यदि हमारे देश में भी दंड प्रक्रिया के सुधार किया जाए और अपराधी को अपराध सिद्ध होने पर उसे अविलंब दंड दिया जाए, रंगे हाथों पकड़े गए अपराधी को उसी क्षण सजा दी जाए, तो संभवतः देश की धरा से आतंक समाप्त हो सकता है। डॉक्टर रूबिया के अपहरण पर कश्मीर ने 5 उग्रवादी छोड़ने की बात जब सरकार के समक्ष रखी, जो सरकार ने आतंकवादियों के समक्ष घुटने टेक दिए। इस प्रकरण से देश भर में आतंक और उग्रवाद को अधिक बल मिला। परिणाम स्वरूप सारा देश फिर आतंक की चपेट में आ गया। यदि सरकार जरा संयम और कठोरता से काम लेती तो संभवतः डॉक्टर रूबिया भी स्वतंत्र हो जाती और उग्रवादी भी जेल में ही रहते, मगर हमारे नेता देश का भला नहीं, अपनी कुर्सी का भला चाहते हैं। सन 1980 से समूचा देश आतंकवाद की चपेट में है और इस दशक में 4 प्रधानमंत्रियों ने कार्य किया, मगर आतंकवाद पर काबू न पाया जा सका। देश का एक छोर दूसरे छोर से प्राय कटा सा लगने लगता है, जो आतंक का ही प्रभाव है। आतंक और उग्रवाद से मुक्ति पाने के लिए जन जन के अंतर्मन में विशेष मनोबल की आवश्यकता है और प्रत्येक व्यक्ति को मानना होगा कि अहिंसा ही परोधर्म है।
अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए हर एक को प्रेरित करने की आज महती आवश्यकता भी है। भगवान बुद्ध ने सारे देश में और विदेशों में भी अहिंसा का उपदेश दिया और साथ कहा कि किसी को सतावो मत, किसी की हिस्सा मत छीनो। भगवान महावीर ने भी अहिंसा परमो धर्म का महामंत्र दिया। साथ ही यह भी बताया कि जियो और जीने दो, अर्थात सभी को जीने का बराबर अधिकार है। जीव हत्या पाप है का उद्घोष भी किया गया। ईशा ने भी यही कहा कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा। गुरु नानक ने भी अहिंसा का उपदेश दिया और समाज में भाईचारे की बात को फैलाया। इन सभी बातों का यहाँ उल्लेख करने का अभिप्राय केवल यही है कि यदि मानव अहिंसा का पालन करेगा तो हत्याओं से छुटकारा मिलेगा, देश को बढ़ते आतंकवाद से मुक्ति भी मिलेगी। इस आतंक से मुक्ति पाने के लिए मानव जाति को एकजुट होकर आतंकवादियों से टक्कर भी लेनी पड़ सकती है। प्यार के दो बोल पत्थर जैसे विशाल हृदय को भी मोम बनाने की क्षमता रखते हैं। जो लोग आतंक को बढ़ा रहे हैं वह भी आखिर इंसान ही है, मगर कुछ क्षण के लिए उन पर शैतान का भूत सवार हो चुका है, जो केवल आपसी भाईचारे और प्रेम के मीठे बोल से ही दूर भी किया जा सकता है। जलती हुई आग को ठंडा करने के लिए पानी या रेत की आवश्यकता होती है। यदि आग लगने पर उसमें घी या तेल डाला जाएगा तो वह आग और ज़्यादा ऊंची उठेगी। इसी प्रकार आतंकवाद से मुक्ति के लिए हमें सरकार पर आश्रित न रहकर सामाजिक स्तर पर भी उपाय करना है। सरकार तो गोली का उत्तर गोली से दे सकती है। अगर आतंक मचाने वालों को पास बिठाकर उनसे बात की जाए तो मेरा दावा है कि विश्व की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो आपसी बातचीत से हल न हो सके। बड़े बड़े विनाशकारी युद्धों के पश्चात जैसे युद्धकर्ता शांति की ओर भागते हैं, वैसे ही खूंखार आतंकवादी भी प्यार से बात करने पर शांति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आवश्यकता केवल विवेक और सामंजस्य बनाने की है, जिसके लिए राजनेताओं की नहीं समाज सुधारकों की ही आवश्यकता है। जिस प्रकार राजा राम मोहन राय ने अपने अकेले दम पर सती प्रथा को रोक दिया था, आज ठीक उसी प्रकार आतंकवाद के बढ़ते चरण को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय जैसे विवेकशील और समृद्धिशाली प्रतिभा की आवश्यकता है। पूरे समाज का मैं, आप तथा कोई भी व्यक्ति आगे आकर इस समस्या का समाधान खोज सकता है। इसके केवल आत्मबल और निष्ठा की भरपूर आवश्यकता है। इस देश में आतंक अपने ही लोगों ने मचाया है और अपने लोगों को प्यार और शांति की बात बताकर समझाया जा सकता है। इस कार्य के लिए न तो सेना चाहिए और न ही कोई दल बल चाहिए। इसके लिए गौतम गांधी और नानक जैसा दिशा निर्देशक चाहिए। गरीबी एक अभिशाप है, यह तथ्य यह लोकोक्ति सी बन गया है। गरीबी अभिशाप नहीं है, बल्कि गरीबी मनुष्य के आलसीपन और स्वयं को गरीबी से न उभार पाने का एक कारण भी है। यह सत्य है कि मनुष्य पर पड़ा आर्थिक दबाव, विरासत में मिला पैतृक ऋण, परिवार के बढ़ते आकार भी गरीबी का एक कारण है। हम सन 47 में स्वतंत्र हुए, मगर हमें यह स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन हम गरीबी के चंगुल से स्वयं को
न कर पाए। गरीबी के बढ़ते आकार को देखकर, कर्जे के बोझ से एक मजदूर की दशा देखकर एक कवि ने कहा है, एक तो व्यक्ति गरीब है ही क्योंकि देश की आधे से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे का जीवन जीने को विवश है। स्टॉप।